ओके गाइस, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द स्टमक। ठीक है, फूड हमारा एसोफेगस में आया थ्रू पेरिस्टालिसिस एंड देन द फूड रीचेस टू स्टमक। अब स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। द मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक नोन एज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब देखिए यहां पे क्या होता है एक्चुअल में। द फूड्स into the stomach come from esophagus। esophagus से फूड आता है कहां पे? स्टमक में। ठीक है, अब याद रखिए जब भी स्टमक में फूड आता है तो जब फूड आता है तो स्टमक इस फूड को रिसीव करने के लिए लेने के लिए स्टमक क्या हो जाता है? डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, स्टमक की डिस्टेंशन हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो स्टमक जो है, स्टमक टू रिसीव फूड इट गेट रिलैक्स। इट गेट व्हाट? रिलैक्स। अब ये रिलैक्सेशन किसके लिए हुई है? टू रिसीव फूड, इसलिए ये रिसीविंग करता है। इसलिए इस रिलैक्सेशन को, ठीक है, इस रिलैक्सेशन को हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। सो स्टमक के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हो जाता है। आफ्टर दैट फूड आ जाता है स्टमक में। ठीक है, ड्यू टू रिसेप्टिव रिलैक्सेशन स्टमक गेट रिलैक्स्ड, फूड कम्स टू द स्टमक। तो जब फूड स्टमक में आ जाता है, ये फूड हमारे पास स्टमक में पड़ा होता है, यानी स्टमक अकोमोडेट्स फूड। स्टमक अकोमोडेट फूड, यानी इस फूड को स्टमक क्या करता है? अकोमोडेट करता है। इसलिए हम इसको, इस अकोमोडेशन को जो स्टमक करता है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अकोमोडेशन। गैस्ट्रिक अकोमोडेशन। सो दूसरा हमारे पास क्या होता है? गैस्ट्रिक अकोमोडेशन हो जाता है। आफ्टर द गैस्ट्रिक अकोमोडेशन दिस फूड ट्राइज टू मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जब स्टमक के अंदर हमारे पास फूड आ जाता है तो ये फूड क्या कोशिश करता है कि ये स्टमक में चला जाए। लेकिन एक पार्ट होता है हमारे पास स्टमक में जिसको हम कहते हैं पाइलोरस। जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरस। ये पाइलोरस इस फूड को रिबाउंड करता है, वापस भेजता है स्टमक में। यानी ये पाइलोरस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता, और फूड जैसे आता है इसके साथ लग जाता है, ये गेट रिवर्स्ड आता है, गेट रिवर्स्ड। इस रिवर्स फूड को, जो फूड रिवर्स होता है, इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेट्रोपल्जन। क्या कहते हैं इसको? रेट्रोपल्जन कहते हैं। अब ये रेट्रोपल्जन क्यों होता है? याद रखिए जब फूड वापस स्टमक में आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, इसकी डाइजेशन क्या होगी? बहुत अच्छे तरीके से होगी। द रेट्रोपल्जन प्रोसेस एक्चुअली हेल्प्स इन एक्यूरेट डाइजेशन। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम, तो उस पर आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसोफेगस। This esophagus is attached to our stomach. ओके, अब देखिए जब हमारे पास फूड आ जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस से जैसे ही ये फूड स्टमक में आ जाता है तो इस फूड को रिसीव करने के लिए ये स्टमक क्या करता है? गेट रिलैक्स। ये स्टमक रिलैक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं इसको? रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं। जब फूड आ जाता है तो ये स्टमक इस फूड को क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर। इस स्टोरेज ऑफ फूड को हम कहते हैं गैस्ट्रिक अकोमोडेशन। इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अकोमोडेशन कहते हैं।
ठीक है। फिर क्या होता है, जब फूड का वॉल्यूम स्टमक के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो ये फूड क्या करता है, ये फूड चाहता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करने के लिए इसको यहाँ पर एक बॉर्डर क्रॉस करना होगा, और वो बॉर्डर किसका है, स्टमक का, जिसको हम कहते हैं पाइलोरस। इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। और ये पाइलोरस स्फिंक्टर से बना होता है। तो ये जो पाइलोरस स्फिंक्टर होते हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जब फूड इसके पास आता है ये इस फूड को वापस बाउंस बैक करता है। ठीक है, इस फूड को वापस बाउंस बैक करता है। इस बाउंसिंग बैक ऑफ द फूड को हम कहते हैं रेट्रोपल्जन। इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोपल्जन कहते हैं। ठीक है, सो याद रखिए, इन द स्टमक व्हाट हैपेंस टू फूड, फर्स्ट receptive relaxation occurs in the stomach, then gastric accommodation and then retropulsion. clear? अब एक टाइम आ जाता है कि ये जो स्टमक है इसके अंदर फूड का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये पाइलोरस स्फिंक्टर का जो फोर्स है इसके लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पाइलोरस स्फिंक्टर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और जब ये खत्म हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो सारा फूड, मैं इधर पे ड्रॉ करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन ताकि इजी हो जाए और भी। फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो सारा फूड है ये हमारे पास आ जाएगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है तो हमारा जो गेस्ट्रियम है, जो स्टमक है, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। द फूड, द गेस्ट्रीन यानी सॉरी द गेस्ट्रियम, द स्टमक विल गेट एम्प्टी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं, यानी हमारा जो स्टमक है वो खाली हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं। याद रखिए, देयर आर सर्टेन एजेंट्स विच इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। कुछ एजेंट्स ऐसे हैं कि ये इस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नंबर 1, एजेंट्स दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिक्रीज करते हैं। सो एजेंट्स विच डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब कौन से एजेंट्स हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इंक्रीज करते हैं? ठीक है, सो याद रखिए, फर्स्ट जो एजेंट है ये है इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम। मैंने अभी बताया कि जब फूड अकुमुलेट होता है स्टमक में तो एक टाइम आता है कि उसका वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्टिंग हो जाती है। तो फर्स्ट गैस्ट्रिक वॉल्यूम, इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम विल इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। दूसरा एसिटाइल कोलिन। तीसरा मोटेलिन हार्मोन। चौथा गेस्ट्रीन हार्मोन। पांचवा सब्सटेंस पी। सब्सटेंस के, और लास्ट सेरोटोनिन। ठीक है, दीज एजेंट्स इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल्यूम, एसिटाइलकोलिन, मोटेलिन, गेस्ट्रीन, सब्सटेंस पी, सब्सटेंस के एंड सेरोटोनिन। अब कौन से एजेंट्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिक्रीज करते हैं? नंबर 1 CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। नंबर 2 सेक्रेटिन। नंबर 3 नाइट्रिक ऑक्साइड।
नंबर 4 VIP 5 is dopamine, 6 is somatostatin और लास्ट है हमारे पास एनसेफेलिन। These agents decrease gastric emptying। लेकिन यहां पे एक और चीज याद रखिए, एक और चीज है जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करता है और वो क्या है? फिलिंग ऑफ ड्यूडिनम। फिलिंग ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। याद रखिए जो फूड है वो स्टोमक से आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ड्यूडिनम। अगर ड्यूडिनम फुल है किससे? लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से, तो ये क्या करता है? ये एक मैसेज भेजता है स्टोमक को कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, आगे और फूड को आप ना भेजें, ठीक है। इस मैसेज को जो बिटवीन द ड्यूडिनम एंड स्टमक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स। इस मैसेज को जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम भेजता है टू स्टमक, इसको हम कहते हैं एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। सो फिलिंग ऑफ ड्यूडिनम यानी एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करता है। एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कैसे कहते हैं? इट इज द फिलिंग ऑफ ड्यूडिनम, द ड्यूडिनम सेंड मैसेज टू द स्टमक, प्लीज स्टॉप द फूड, डोंट सेंड मोर फूड, आई एम ऑलरेडी फुल। इस रिफ्लेक्स को, इस मैसेज को हम क्या कहते हैं? एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। एक और रिफ्लेक्स है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। एक और रिफ्लेक्स है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। देखिए आप में से मे भी कुछ ने शादियां की हो, बच्चे हो, उनको पता होगा, हमें नहीं पता। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कैसे कहते हैं? समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो बच्चे होते हैं, न्यू बर्न बेबी होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही कुछ खाते हैं या दूध पीते हैं, डायरेक्टली आफ्टर द मील वो डिफिकेट हो जाते हैं, वो स्टूल पास करते हैं, ठीक है। सो डिफिकेशन आफ्टर मील इन न्यू बर्न is because of gastrocolic reflex। Defecation after meal and new burn is because of gastrocolic reflex, ठीक है। जब भी बच्चे को आप देखते हैं जैसे वो कुछ खाते हैं डायरेक्ट डिफिकेट हो जाते हैं, डायरेक्ट स्टूल पास करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ gastrocolic reflex। व्हाट इज gastrocolic reflex? देखिए जैसे ही हमारे पास फूड आ जाता है स्टोमक में, जैसे ही फूड आ जाता है स्टोमक में, तो स्टोमक गेट डिस्टेंसेड, स्टोमक गेट डिस्टेंडेड, तो स्टोमक डिस्टेंशन हो जाती है। ये जो स्टोमक डिस्टेंशन है ये हमारे पास क्या करता है? मैसेज भेजता है कोलोन को और ये इंक्रीज करता है कोलोन मोटिलिटी को। ये क्या करता है? कोलोन मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और इस कोलोन मोटिलिटी की इंक्रीजमेंट की वजह से डिफिकेशन हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्स जो स्टोमक डिस्टेंशन की वजह से कोलोन के पास जाती है और कोलोन की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। और बच्चों में जो डायरेक्ट खाने के बाद वो बड़ा पेशाब करते हैं,
इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ठीक है, अक्सर लोग पीडियाट्रिशियन पूछते हैं या कुछ और जो बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा होता है वो अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई बच्चों में जब वो खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली वो स्टूल क्यों पास करते हैं डायरेक्ट आफ्टर द मील। ठीक है, तो याद रखिए उसको जवाब देना कि इट इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। और एक चीज और याद रखिए कि ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है इट इज एम्प्लीफाइड बाय आवर गिस्ट्रीन, ये गिस्ट्रीन इसको एम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, गिस्ट्रीन हार्मोन। क्लियर अप टू दिस? नाउ गैस्ट्रिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है, फर्स्टली गैस्ट्रिक अकोमोडेशन, सॉरी रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, गैस्ट्रिक अकोमोडेशन, रेट्रोपल्जन, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, दीज फिनोमेना अकर्स इन द स्टमक। नाउ स्टमक क्या करता है, फूड को पास कर देता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है? सो लेट मी डिस्कस मोटिलिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी। देखिए हम स्टेप वाइज आ रहे हैं, पहले माउथ यानी ओरल कैविटी, देन एसोफेगस, देन स्टमक, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी हमारे पास दो किस्म के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टालिसिस, एक होता है पेरिस्टालिसिस जिसमें हमारे पास फूड मूव करता है इन द पैटर्न ऑफ दिस। ठीक है, here is the food। ठीक है, the segment before food is contracted, the segment after the food is relaxed, this movement is known as peristalsis। तो small intestine में एक तो हमारे पास peristalsis होता है, दूसरा याद रखिए यहां पे देखिए एक और टाइप ऑफ मूवमेंट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें देखिए मैं ड्रॉ करता हूं ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों मूवमेंट्स में क्या फर्क है। पेरिस्टालिसिस में सेगमेंट बिफोर द फूड इज कॉन्ट्रैक्टेड बट आफ्टर द फूड इज रिलैक्स, बट अगर इसमें देखें तो द सेगमेंट बिफोर फूड इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, सेगमेंट आफ्टर द फूड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें फूड के आगे और पीछे दोनों साइड पे कॉन्ट्रैक्शन हो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं उसको? सेगमेंटेशन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो किस्म की मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालिसिस एंड सेगमेंटेशन। अच्छा क्वेश्चन ये है कि सेगमेंटेशन क्यों होती है, दोनों साइड क्यों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? याद रखिए इट इज फॉर एडिक्वेट डाइजेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, यानी ताकि इस फूड को वो स्लो डाउन करे कि जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सारा अब्जॉर्प्शन जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर फूड फास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाए तो वो तो कंप्लीटली हम इससे चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमारा स्टोमक सॉरी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है उसको स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन करता है ताकि वो तेजी से ना गुजरे और इससे कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन करे। ठीक है, सो फॉर द कंप्लीट या एडिक्वेट डाइजेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन we have a movement known as segmentation। Clear? अब याद रखिए there are some factors which increase small intestine motility and decrease small intestine motility। So agents या factors which increase intestinal motility। ठीक है, कौन से एजेंट्स है जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं? एक है हमारे पास गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स। ठीक है, एक है हमारे पास गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स, इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन
मोटलिन, एक है हमारे पास इंसुलिन, एक है हमारे पास गेस्ट्रीन, एक है हमारे पास गाइस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और लास्ट है हमारे पास सेरोटोनिन। These agents increase intestinal motility। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी को कौन इंक्रीज करते हैं? These agents। अच्छा, कौन से एजेंट्स इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं? एजेंट्स डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, सो ये है हमारे पास सिर्फ दो, एक है हमारे पास सेक्रेटिन और एक है हमारे पास एसएनएस। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में याद रखिए, दो मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालसिस, सेगमेंटेशन। ये एजेंट्स इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ये दो एजेंट्स जो है हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं। क्लियर? अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे कहां पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लेट मी डिस्कस लार्ज इंटेस्टाइन। इसको मैं साफ करने लगा हूं। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट या द नेक्स्ट मोटिलिटी विच इज लॉन्ग इंटेस्टाइन मोटिलिटी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन में तीन चीजें याद रखें। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल कोलोन, एक है हमारे पास डिस्टल कोलोन, एक है हमारे पास सिग्माइड कोलोन। इन तीनों के बारे में एक एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखें। जो प्रॉक्सिमल कोलोन है, याद रखें, it means help, it help in the reabsorption of water and electrolyte। यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास कहां पे होती है? प्रॉक्सिमल कोलोन पार्ट में होती है। ठीक है, दूसरा डिस्टल कोलोन, ये हमारे पास स्टोर करता है फीसेस को एंड इवेंचुअली डिफिकेट, यानी ये फीसेस को अपने पास स्टोर करता है एंड देन पास इट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ठीक है, और तीसरा सिग्माइड कोलोन, याद रखे इसके बारे में कि मैक्सिमम मोटिलिटी, अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि मैक्सिमम मोटिलिटी लार्ज इंटेस्टाइन की कहां पे होती है, तो इट इज सिग्माइड कोलोन। सो मैक्सिमम मोटिलिटी सीन इन सिग्माइड कोलोन। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखें अपने पास। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द मोटिलिटी पैटर्न्स। लार्ज इंटेस्टाइन मोटिलिटी पैटर्न्स। यार तक गया, ये अभी टाइम हो रहा है रात की 3 बजे। ठीक है, और मैं अभी स्टिल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन मोटिलिटी। लार्ज इंटेस्टाइन मोटिलिटी में हमारे पास दो किस्म की मोटिलिटी होती है। एक को हम कहते हैं, याद रखें, हॉस्ट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? हॉस्ट्रेशन। अब देखिए, जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, इसमें हमारे पास दो किस्म के मसल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। फॉर एग्जाम्पल द ब्लू इज लार्ज इंटेस्टाइन। एक होते हैं इसमें सर्कुलर मसल्स और एक इसमें होते हैं गाइस, रिमेंबर, रेड। दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो मैं इसको जरा लेबल करता हूं, एक मिनट। सर्कुलर मसल्स,
दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है। अब जब भी हमारे पास इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, यानी सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इस मोमेंट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हास्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। सो याद रखिए, हास्ट्रेशन के बारे में याद रखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ सर्कुलर एंड longitudinal muscles। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हास्ट्रेशन करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों जरूरी है? आई टोल्ड यू गाइज, फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जरूरी है। क्लियर? दूसरा जो मूवमेंट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। मास मूवमेंट याद रखिए, द मूवमेंट ऑफ कंटेंट्स, वेस्ट कंटेंट्स, द मूवमेंट ऑफ वेस्ट कंटेंट्स from one segment to another segment and finally defecate, दिस मूवमेंट इज नोन एज मास मूवमेंट। ठीक है। जब हमारे पास हास्ट्रेशन हो जाती है, हास्ट्रेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर है, वो इस स्टूल से क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट रेमिटेंस रह जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, तो वो एक सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है दूसरे सेगमेंट में, देन तीसरे सेगमेंट में, एंड फाइनली डिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ, डिफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ पासिंग स्टूल। तो फाइनली ये डिफिकेट हम कर लेते हैं, डिफिकेशन हो जाती है, स्टूल बाहर पास हो जाता है। क्लियर अप टू दिस? नाउ डिफिकेट तो हम कर रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डिफिकेशन, कि व्हाट इज डिफिकेशन। डिफिकेशन याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ पासिंग स्टूल, द प्रोसेस ऑफ पासिंग स्टूल, यानी स्टूल पास करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमल को हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन कहते हैं। याद रखिए, डिफिकेशन में हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व, टू टाइप्स ऑफ मसल्स, टू टाइप्स, यहां पे टाइप्स लिखे, टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व। एक को हम कहते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, याद रखिए, ये हमारे पास है स्मूथ मसल। ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है, दे आर स्मूथ मसल्स। दूसरा, दे आर इनवॉलेंट्री, ये हमारे बस में नहीं होता इसको कंट्रोल करना। ठीक है। अब याद रखिए, हमारे पास एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन इंटरनल एनल स्फिंक्टर के ऊपर काम करता है, तो ये क्या करता है? इसको रिलैक्स करता है। रिलैक्स, IEIAS, यानी इंटरनल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। और जब ये रिलैक्स हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं? डिफिकेट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दे कॉन्ट्रैक्ट IAS। ठीक है। ये IAS को, यानी इंटरनल एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास डिफिकेशन को इनहिबिट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफिकेशन पासिंग ऑफ स्टूल को कहते हैं।
जब हम पासिंग ऑफ स्टूल करते हैं तो इसमें दो किस्म के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, एक मसल जो इनवॉलेंट्री होते हैं और स्मूथ मसल होते हैं। इन इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स को विच इज कॉल्ड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको रिलैक्स करता है। जब वो इसके ऊपर इफेक्ट करता है इन मसल्स के ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो इन मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जब ये मसल रिलैक्स हो जाते वी डिफिकेट। क्लियर? दूसरा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अगर वो इन मसल्स पे इफेक्ट करता है तो ये इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वी कैन नॉट डिफिकेट। अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके ऊपर इफेक्ट ना करता, इन केस ना करता और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक करता तो वी ऑलवेज डिफिकेट, ऑलवेज डिफिकेट। जैसे थोड़ा बहुत हम कहते डायरेक्ट डिफिकेट हो जाते थे। ये जो हम कुछ टाइम तक उसको रोक सकते हैं या एक टाइम तक हमें डिफिकेशन की फीलिंग्स नहीं आती। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि हम कब फर्स्ट आर्ग्यू हमें होता है कि हम डिफिकेट करें, तो उस तक जो कंट्रोल रखता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। तो अगर हम इस तरह बोले कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये डिफिकेशन को फैसिलिटेट करता है, डिफिकेशन को फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट डिफिकेशन। और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट इनहिबिट डिफिकेशन, इट इनहिबिट व्हाट? डिफिकेशन। दूसरे हमारे पास मसल्स होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। याद रखें ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं दे आर स्केलेटल मसल्स, दे आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है? और दूसरा दे आर वॉलेंट्री। देखिए इंटरनल क्या थे? स्मूथ थे और इनवॉलेंट्री थे। एक्सटर्नल क्या है? स्केलेटल मसल्स है और वॉलेंट्री है। क्लियर? और इनको कंट्रोल कौन करता है? वॉलेंट्री है ना, तो कंट्रोल में हमारे इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल बाय प्यूडेंटल नर्व। ठीक है? तो ये एक एमसीक्यूज है, प्यूडेंटल नर्व। तो हमारा प्यूडेंटल नर्व इन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब देखिए व्हाई दे आर वॉलेंट्री, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस कि हम चाहते हैं कि डिफिकेट करें। ठीक है? हमें फीलिंग्स आ रही है कि मुझे ना वॉशरूम यूज करना है, लेकिन जब हम इधर उधर देखते हैं लोग होते हैं, वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको थोड़ी देर कंट्रोल रखते हैं। ये जो हम अपने स्टूल को, अपने वॉशरूम को कंट्रोल रखते हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अगर ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ना होते तो जैसे हमें अर्गो होता, फील आता कि यार मुझे स्टूल पास करना है उसी टाइम, क्योंकि ये तो इनवॉलेंट्री है, ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो हम डिफिकेट हो जाते थे। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल करते थोड़ी देर, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विच आर वॉलेंट्री इन नेचर, विच आर स्केलेटल मसल्स एंड इट कंट्रोल्ड बाय प्यूडेंटल नर्व। ठीक है? अब हम डिफिकेशन कैसे करते हैं? उसके लिए एक रिफ्लेक्स होता है विच इज नोन एज डिफिकेशन रिफ्लेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डिफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक है? अब देखिए जब कभी भी हमारे पास स्टूल आ जाता है, कहां पे? रेक्टम में, तो रेक्टम की क्या हो जाती है? डिस्टेंशन हो जाती है, रेक्टल डिस्टेंशन हो जाती है, यानी इन द प्रोसेस ऑफ मोटिलिटी। ठीक है? जब हमारे पास मास मूवमेंट कहां पे पहुंच जाए? रेक्टम तक, तो वहां पे रेक्टम तक जब ये मास आ जाता है तो रेक्टल डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है? ये रेक्टल डिस्टेंशन ये मैसेज दे देते हैं किसको? एफेरेंट को। ठीक है? ये एफेरेंट जाता है हमारे पास कहां पे? स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड जो है हमारे पास एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? शाबाश, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करेगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। तो एक्टिवेशन ऑफ पीएनएस विल रिजल्ट द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है? अब इंटरनल एनल स्फिंक्टर की क्या हो गई? रिलैक्सेशन हो गई। अब स्टूल पास होने को रेडी है। लेकिन
अगर हम देखते हैं कि कंडीशन अगर फेवरेबल है, वॉशरूम है नज़दीक, हम चले जाते हैं। अगर कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, आप लोग भी कहोगे कि सर क्या गंदी बातें कर रहा है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बीइंग अ डॉक्टर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम डिफिकेट हो जाते हैं। लेकिन डिफिकेट कब होंगे, जब हम अपने व्हेन वी रिलैक्स एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल है, वॉशरूम है करीब या कुछ, तो आपकी बस में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप जाके वहां पे बैठ के अपने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं और डिफिकेट हो जाते हैं। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, आप बाहर हो, रेस्टोरेंट में हो, खाना खा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, जगह अवेलेबल नहीं है, सफर कर रहे हो, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, कंडीशन इज अनफेवरेबल, तो हम इन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स नहीं करते, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं कि बेटा सब्र करे, भी जगह नहीं है, इसलिए हम डिफिकेट नहीं होते। तो ये जो गंदी बातें हैं आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है। सो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स एंड वी फाइनली डिफिकेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है। अब एक और चीज, फाइनली मूवमेंट ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड फाइनली एंड्स एट द डिफिकेशन। फाइनली डिफिकेशन पे खत्म हो गया। अब जब ये सेगमेंट से पास हो रहा है, ओरल से एसोफेगस, एसोफेगस स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली डिफिकेट, ये कहां कहां पे कितना कितना टाइम लेता है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रांजिट टाइम, ठीक है, ट्रांजिट टाइम। देखिए, एसोफेगस में अगर हम बात करें, एसोफेगस में, तो ये एसोफेगस में फूड कितना टाइम लेता है, 2 to 3 सेकंड्स लेता है। अगर हम स्टमक में बात करें, तो स्टमक में इट टेक्स 2 to 5 आवर्स। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो इट टेक्स 3 to 6 आवर्स। अगर हम सीकम की बात करें, तो इट टेक्स 4 आवर्स। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ कोलोन को देके और डिस्टल 2/3 ऑफ कोलोन को देके, तो प्रॉक्सिमल 1/3 में ये लेता है हमारे पास 6 आवर्स, डिस्टल 2/3 ऑफ कोलोन में लेता है ये 9 आवर्स, एंड फाइनली वी हैव अ सिग्माइड कोलोन। सिग्माइड कोलोन में हमारे पास फूड टोटल टाइम जो लेता है मोटिलिटी में, वो 12 आवर्स होते हैं। सो याद रखिए, these are the certain times for the movement of food in our GI tract. Clear? Okay guys, now we have finally one concept, and I told you in a previous lecture कि जो MMC है, माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स, ये मैं आपको GI मोटिलिटी में पढ़ाऊंगा। तो द लास्ट कंसेप्ट इन GI मोटिलिटी इज अबाउट द MMC, माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स। सो लेट मी टेल यू अबाउट माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स। इसको मैं साफ करने लगा हूं। Okay guys, now we have a concept last which is about the MMC. MMC का जो full form है, it is Migratory Motor Complex, ठीक है। ये MMC जो है, Migratory Motor Complex, ये actually happens ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। ये हमारे पास कब होता है, फास्टिंग कंडीशन में। एक्चुअल में माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स है क्या चीज, तो याद रखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये मसल्स की क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, विच ओरिजिनेट्स
फ्रॉम स्टमक, ये स्टमक से ओरिजिनेट होता है एंड मूव ऑल द वे टू कोलोन। यानी ये हमारे पास ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन में होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, हमारा स्टमक के अंदर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्शन आगे आगे मूव होता है, हमारा पूरा जीआई कवर करके जीआई सिस्ट ट्रैक जो है इसको कवर करके कोलोन तक पहुंच जाता है। ठीक है, सो इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को हम कहते हैं माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों होता है? नंबर 1 फंक्शन इसका है क्लीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक। ये इसलिए होता है कि जो हमारा जीआई ट्रैक है वो क्या हो जाए, वो क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। ये हमारे पास एज अ स्वीपर काम करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब पीडियाट्रिक के पास बच्चे आते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर के पास, तो वो मामा उसकी कंप्लेन करता है कि इसने कोइन खाया है, कोइन इसने खा लिया है। ठीक है, तो डॉक्टर्स आगे से कहते हैं यार सब्र करिए, खुद ब खुद निकल जाएगा, आप 1 दिन 2 दिन इसको सब्र करिए, खुद ब खुद निकल जाएगा। और ऊपर से कहते हैं कि इसको ज्यादा खाना आपने नहीं देना, इसको खुराक थोड़ी देर आपने नहीं देना। वाई? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जब इसको हम थोड़ी देर विदाउट फूड रखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे जीआई ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। जब ये क्लीन होगा तो ये अपने साथ रेमिटेंस ऑफ फूड को भी लेके जाते हैं। कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, साफ कर देते हैं जीआई ट्रैक्ट को, उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया हो तो उसको भी मूव कर लेता है। तो याद रखें, इट वर्क्स एज अ स्वीपर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, स्वीपर। ठीक है, ये जीआई ट्रैक्ट का क्या है, स्वीपर है। दूसरा, ये जीआई ट्रैक्ट को क्लीन रखता है। ठीक है, ये इसको क्लीन रखता है। और तीसरा, ये हमारे जीआई सिस्टम को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट मील। ठीक है, ये हमारे जीआई सिस्टम को दूसरे खुराक नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। याद रखिए, ये जो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स है, इट हैपेंस आफ्टर एवरी 90 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर हर 90 मिनट यानी आधा 1.5 घंटे बाद ये हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। वाई? फॉर द क्लीनिंग ऑफ आवर जीआई ट्रैक्ट। क्लियर? अब देखिए, इस एमएमसी के हमारे पास कुछ फेजेस है, फेजेस ऑफ एमएमसी। ठीक है, इसके हमारे पास एक्चुअल में 3 फेजेस है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, इसके 3 फेजेस हैं। जो इसका फर्स्ट फेज है, इट इज साइलेंट फेज, ग्राफ में शो कर रहे साथ में, इट इज साइलेंट फेज, यानी नो एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा जो फेज है इसका, दूसरा जो फेज है, इट हैविंग इर्रेगुलर फेज, इट इज इर्रेगुलर फेज। इट इज इर्रेगुलर फेज। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड फेज है, इट इज कॉल्ड रेगुलर फेज। इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर फेज कहते हैं। इर्रेगुलर फेज, साइलेंट फेज एंड रेगुलर। देखिए, हैविंग रेगुलर रिदम्स, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ एमएमसी। ठीक है, अब देखिए, इस एमएमसी के ऊपर या इसको कंट्रोल करना, कंट्रोल बाय आवर मोटलिन हार्मोन।
इसको कंट्रोल कौन करता है? मोटिलिन हार्मोन। ये मोटिलिन जो है ये हमारे पास काम करता है मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर काम करता है? मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। एक और चीज याद रखें, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये हमें देखने को मिलता है एट द रेगुलर फेज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए, मैंने पहले क्लास में बताया था कि ये जो मोटिलिन रिसेप्टर है इसके ऊपर हमारे पास एक एंटीबायोटिक भी काम करता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और जब एरिथ्रोमाइसिन इस मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा सो ये इंक्रीज करेगा स्मूथ मसल्स की मोटिलिटी को, इंक्रीज स्मूथ मसल्स मोटिलिटी। Because of this nature, we use erythromycin in a condition known as gastroparesis, where there is decreased smooth muscle motility. एक कंडीशन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। इस कंडीशन के अंदर स्मूथ मसल्स की मोटिलिटी डिक्रीज होती है, तो हम फिर क्या करते हैं? एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये एरिथ्रोमाइसिन मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है और स्मूथ मसल एक्टिविटी को, मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो गैस्ट्रोपैरेसिस में डिक्रीज होती है मोटिलिटी, ये ड्रग उसको वापस इंक्रीज करते हैं, सो द कंडीशन विल बी कवर्ड अप। Clear up to this? Okay guys, so this was all about the GI motility. With this chapter हमने GI सिस्टम को क्लियर किया, कवर किया है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।